तो यहाँ पर फिर से समझिए, जो टैपिटम है, टैपिटम, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टैपिटम होता क्या है? ये अपना जो पॉलन सेक है, इस पॉलन सेक के सबसे आंतरिक जो कोशिका का जो स्तर होता है, इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, इसे टैपिटम कहते हैं। और ये टैपिटम करता क्या है? पॉलन ग्रेन के लिए एक पोषक पदार्थ देता है। और इस टैपिटम के अंदर में ये जो टैपिटम वाले जो सेल हैं, इस सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म ज़्यादा मात्रा में होते हैं और न्यूक्लियस एक से अधिक होते हैं। और जैसे कोई एंथर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, या फिर कहें कि यंग एंथर, तो यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम है, और उसी माइक्रोस्पोरेंजियम में एक विशेष प्रकार की कोशिका होते हैं जो बीच में होता है। ये जैसे दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम सेल दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम सेल दिख रहा है, ये देखिए, ये टैपिटम का ला रहा है, ये अपना टैपिटम, ये टैपिटम का लाएगा टैपिटम। और इसी आसपास में ये विशेष प्रकार के सेल होते हैं जिसे कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू ये बीच में होते हैं। और देखिए कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है एक साइज में पूरा अरेंजमेंट रहते हैं, उसे कहते हैं स्पोरोजिनस सेल कहते हैं, स्पोरोजिनस सेल। तो स्पोरोजिनस सेल, इसे हम लोग याद रख लेंगे। अब समझिए कि जैसे मैंने बताया कि स्पोरोजिनस सेल, तो ये जो स्पोरोजिनस सेल है, ये क्या होता है कि स्पोरोजिनस सेल को एक नाम से याद रखना है, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल। इस वर्ड को याद रखना है कि ये जो है पोलन ग्रेन को बनाने वाला एक मदर सेल होते हैं, या फिर ये कहें कि परागकण को बनाने वाला एक मदर सेल होते हैं, मदर कोशिका होते हैं। यही कोशिका डिप्लॉइड स्टेज में होते हैं, मतलब कि डिप्लॉइड स्टेज में। और यही कोशिका जो है मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं, या फिर अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन करते हैं। और यही कोशिका किसे बनाते हैं? परागकण। तो अब हम लोग को ये जाननी है कि परागकण को कौन से प्रकार के कोशिका बनाते हैं? स्पोरोजिनस कोशिका बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल कहते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर पोलन मदर सेल ये है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस किसे कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो अब यहाँ पर ये जानना है कि मैंने एक वर्ड बताया अभी कि पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन की बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। ये बात समझना है कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन मदर सेल से बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? परिभाषा समझ में आया ना? और वो माइक्रोस्पोर कौन होते हैं? पोलन ग्रेन, परागकण होते हैं। मतलब कुल मिला के मैं यही बताया कि परागकण की ये पोलन मदर सेल से परागकण को बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। ये समझिए, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस ये हो गया। समझ में आया? समझ में आ गया ना? यस अब सर। देखिए, तो अब ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की प्रक्रिया में होता क्या है कि देखिए, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस पूरा प्रक्रिया हुआ, जैसे कि एनिमल में गैमेटोजिनेसिस प्रक्रिया होता है, ठीक उसी प्रकार से माइक्रोस्पोरोजिनेसिस प्रक्रिया होता है। और इसी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो पोलन सेक दिख रहा है, ये देखिए, ये पोलन सेक दिख रहा है ना, ये पोलन सेक बाद में प्रफुटित हो जाता है, फट जाता है। अब फटने के बाद जो है बहुत सारे यहाँ से परागकण निकलते हैं, परागकण, जिसे परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पूरी पोलन ग्रेन निकलता है, और पोलन ग्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सूक्ष्मदर्शी से जब हम लोग इसकी संरचना को देखते हैं, इस प्रकार की संरचना दिखाई देता है। तो ये अपना कहलाता है एंथर कहलाता है, ये अपना ये पोलन ग्रेन कहलाता है। तो पोलन ग्रेन समझ में आ गया सबको? पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन समझ में आ गया सभी को? ठीक। अब जैसे पोलन ग्रेन प्रफुटित हो गया, तो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, देखिए कि पोलन ग्रेन की संरचना, ये अपना पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, ये सब पोलन ग्रेन है, जिसे परागकण कहते हैं हिंदी में। अब समझिए कि जो परागकण है, ये जिसे अंग्रेजी में पोलन ग्रेन कहते हैं, एक्चुअली में ये क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट मतलब कि यह एक गैमिट होता है, मेल गैमिट कहलाएगा। जैसे स्पर्म प्राणी में होता है मेल गैमिट, ठीक उसी प्रकार से परागकण ये पौधों का मेल गैमिट है। और इसकी संरचना के बारे में देखेंगे तो समझिए कि यह प्राय जो है गोल आकार में होता है, और इसकी जो साइज है 25 से लेकर 50 मिलीमीटर होता है। अब अगले क्रम में ये जानेंगे कि इसके अंदर में देखिए कि बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए,
और इसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसकी पूरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। समझिए कि जैसे कि बाहरी संरचना दिखाई पड़ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आना है, और ये सभी के लिए होमवर्क भी रहेगा, इस काम को सभी को करना है। अब इसकी स्ट्रक्चर को समझिए कि पूरी स्ट्रक्चर कैसा है। इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मैंने बताया गोल स्ट्रक्चर होती है। दूसरी बात समझिए कि बाहरी जो आवरण होता है इसे कहते हैं एक्साइन कहते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये एक्साइन कहलाता है, इस संरचना को एक्साइन कहते हैं, एक्साइन, ये पूरी संरचना एक्साइन कहलाता है। दूसरी बात कि एक्साइन के बीच बीच में थोड़ा सा पतला लेयर होता है, पतला लेयर, और उस पतला लेयर को कहते हैं जर्मपोर कहते हैं। और जर्मपोर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के इसमें से जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है, जर्मपोर कहलाता है। अब देखिए एक्साइन को जानने के बाद हम लोग सीधे अंदर आएंगे कि इंटाइन, ये वाले एरिया को इंटाइन कहते हैं, मतलब सेकेंड जो लेयर होता है इसे इंटाइन कहते हैं। ये हो गया इंटाइन। अब इंटाइन के ठीक अंदर में आएंगे तो इंटाइन के अंदर में दो कोशिका यहाँ पर देखने को मिलेगा, हम लोग को दो सेल देखने को मिलेगा। तो दो जो सेल है, दो सेल ये देखिए, एक बड़ा सेल होता है जिसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। दूसरी बात कि एक छोटा सेल होता है, ये नीचे छोटा सेल दिख रहा है, इसे कहते हैं जनरेटिव सेल्स कहा जाता है, इसे जनरेटिव सेल्स। और ये जनरेटिव सेल्स अपना इस प्रकार से हो गया। अब इसमें बीच में देखिए कि दोनों सेल का न्यूक्लियस यहाँ पर बीच में पाया जाएगा। तो दोनों सेल के न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाएगा। इतनी बात हम लोग को जानना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हम लोग को ये जाननी है, जो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए जानना है कि जैसे मैंने बताया कि एक्साइन बताया, तो ये जो एक्साइन होता है ये क्या है। देखिए एक्साइन क्या होता है, ये सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं। और इसमें बाहरी लेयर में देखिए एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि बाहरी लेयर जो किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। मतलब कि जो एक्साइन है यह स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है। और ये जो स्पोरोपोलेनिन जो है ये क्या होता है समझिए, यह हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मतलब कि ऐसा पदार्थ से बना होता है जिसमें अत्यधिक तापमान पर भी खराब ना हो सके, नमी पर भी खराब नहीं हो सके, और जो है एसिड पर भी, और क्षारीय पदार्थ भी, और एंजाइम भी यदि यहाँ पर रख दें तब भी इसे पोलन ग्रेन को कुछ नहीं कर सकता है, खराब नहीं कर सकता है। इसलिए जो है परागकण को फॉसिल के रूप में जो है लाखों साल हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और जो है इस गैमेट को हम लोग संरक्षित करके रख सकते हैं, और भविष्य में इसकी अध्ययन भी की जा सकती है। इस बात को समझना है। अब जैसे मैंने बताया कि जर्मपोर होता है, तो ये जर्मपोर जो है कि जहाँ पर जर्मपोर है वहाँ पर जो एक्साइन है या फिर स्पोरोपोलेनिन वह नहीं पाया जाता। इस बात को ध्यान रखनी है। अब हम लोग अगले क्रम में हम लोग ये जानेंगे कि ये जो इंटाइन के बारे में जानना है हम लोग को अगले क्रम में। तो जैसे कि ये दिख रहा है इंटाइन, ये सेकेंड वाला लेयर इंटाइन कहलाता है। तो समझिए कि ये थोड़ा सा पतला लेयर होता है, और ये सेल्यूलोज और पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है। एक्चुअली में सेल्यूलोज क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। जैसे कि टहनी, पेड़ की जो टहनी होता है उसमें बाहरी जो आवरण सेल्यूलोज होता है वही चीज़ है, ये पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। अब अगले क्रम में हम लोग ये जानेंगे, जैसे मैंने बताया कि वेजिटेटिव सेल जो है साइज में बड़ा होता है, ये साइज में बड़ा है। और देखिए वेजिटेटिव सेल में इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके रखा जाता है, अत्यधिक मात्रा में संग्रहित करके रखा जाता है। और इसमें जो न्यूक्लियस है इसका इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप यहाँ पर न्यूक्लियस का होता है। अगली बात ये है कि इसका जो जनरेटिव सेल है, जैसे कि ये लिखा है जनरेटिव सेल, देखिए जनरेटिव सेल थोड़ा छोटा होता है, समझिए ये तैरते रहता है, यहाँ पर इसमें तैरते रहता है, और इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है घना होता है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखनी है। तो इस बात को जानने के बाद अब हम लोग अगले क्रम में ये जान ली है कि देखिए कि 60% जो एंजियोस्पर्म की जो ये पोलन ग्रेन्स है वो 2 सेल स्टेज में होता है, और बाकी जो 40% जो पोलन ग्रेन्स है उसमें 3 सेल स्टेज होता है। 3 सेल स्टेज इसलिए होता है क्योंकि जो जनरेटिव सेल है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपना जनरेटिव सेल, देखिए जनरेटिव सेल, ये अपना जनरेटिव सेल, ये जो बाद में डिवाइड कर देता है। तो कुछ में 40% जो बच रहा है उसमें डिवाइड कर देता है, इसलिए जो है कि 3 सेल स्टेज ये कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया सभी को? किसी कोई डाउट? मुझे लगता है कि सारी चीज़ समझ में आते जा रहा है, और फिर भी किसी को डाउट है तो क्वेश्चन करो, जल्दी से बताओ कोई क्वेश्चन। जल्दी पूछो कोई सर क्वेश्चन है तो। हाँ